स्वागत है आपका न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें। अब आप देखेंगे, सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर एक बड़ी जानकारी देते हैं, जिसमें 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ रखी है। आज महेंद्र भट्ट पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। बीजेपी उपचुनाव को लेकर 14 जून तक कैंडिडेट का पैनल तैयार कर लेगी, जिसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। तो उत्तराखंड में अब विधानसभा उपचुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन उपचुनाव की डगर उनके लिए इतनी आसान नहीं रह सकती है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने जिन 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलोर पर उपचुनाव होना है। 1,19,000 वोटर वाली मंगलोर सीट बीएसपी विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन से खाली हुई है, तो करीब 1 लाख वोटर वाली बद्रीनाथ सीट बीजेपी में शामिल हो चुके कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के रिजाइन से खाली हुई है। दोनों सीटों पर ठीक 1 महीने बाद यानी कि 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को काउंटिंग। और डेट ऑफ पोल होगी 10 जुलाई को, ये है वेडनेसडे को होगी, बुधवार को ये भी 10 जुलाई को, और काउंटिंग होगी 13 जुलाई को शनिवार। चुनाव का ऐलान होते ही दोनों सीटों पर सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दोनों पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन खासकर मंगलोर सीट बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि चुनाव कोई भी रहा हो, बीजेपी इस सीट पर कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। हालांकि उसे मंगलोर में बीएसपी कांग्रेस के साथ होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले से जीत की उम्मीद है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जहां मंगलोर सीट हम आज तक कभी नहीं जीते थे, इस बार उस सीट को हम जीतेंगे। मंगलोर की जनता भी डबल इंजन सरकार का लाभ चाहती है। केंद्र में भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, इसलिए हर क्षेत्र का जो जनमानस है विकास को चाहता है। विकास के आधार पर हम उस सीट को जीतेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा के पूर्व विधायक जो है वो हमारी पार्टी में आ गए। मैं स्वयं क्षेत्र का मैंने देखिए, पहली बात तो यह कि दोनों सीटें पहले बीजेपी के पास नहीं थी। बद्रीनाथ सीट पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम अच्छे मतों के साथ उस सीट को जीतेंगे, तो हमारी संख्या विधानसभा में बढ़ने जा रही है, तय है। जहां तक मंगलोर सीट का प्रश्न है, मंगलोर सीट पहले बसपा के पास थी, और यदि कांग्रेस भी उसमें दमदारी से लड़ती है तो निश्चित तौर पर एक त्रिकोणात्मक वहां पर चुनाव आपको देखने को मिलेगा। मंगलोर सीट का सियासी गणित: जाट वोटर्स करीब 12,000, गुज्जर वोटर करीब 12,000, मुस्लिम वोटर करीब 55,000, एससी वोटर 19,000, करीब 12,000 अन्य जातियों के वोटर्स हैं। मंगलोर विधानसभा सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी बीएसपी जीतती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट पर बीजेपी से 23,000 वोटों से लीड ली। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। बद्रीनाथ में पार्टी विधायक ने पार्टी के साथ धोखा किया है। कार्यकर्ता बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार बैठा है। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से हम दोनों सीटों में टक्कर देंगे, मंगलौर में भी देंगे और जोशीमठ में भी देंगे, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जवाब देने के लिए तैयार बैठा है और भारतीय जनता पार्टी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, और ये चुनाव जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं बचा है, लेकिन उपचुनाव में इन दोनों सीटों पर बीजेपी नेताओं की साख दांव पर लगी रहेगी। बद्रीनाथ सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनेगी, क्योंकि बद्रीनाथ की ये सीट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेश भट्ट की परंपरागत सीट रही है। पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस विधायक को तोड़कर लाई थी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मोदी सरकार में विभागों को बांट दिया गया है। विभागों का बंटवारा हो गया है। उत्तराखंड से मंत्रिमंडल में जगह पाए अजय टम्टा को सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। उन्होंने उत्तराखंड में रोड के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें भारत माला प्रोजेक्ट, देहरादून दिल्ली हाईवे मुंसियारी से चमोली के नीति माना बॉर्डर, लिपुलेख रोड को बेहतर करना, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर तेजी से काम करना होगा।
ऐसे में जब मंत्री खुद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हैं तो उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की और उन्हें नए दायित्व के लिए प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। शुभकामना के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। सीएम धामी ने कहा कि अजय हमेशा से ही विकास कामों में आगे रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। रिजर्व सीट अल्मोड़ा से सांसद चुनकर आए अजय टम्टा अब केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बन चुके हैं। दलित नेता के तौर पर उन्हें मोदी कैबिनेट में दोबारा से एंट्री मिली है। कुल मिलाकर इसे बीजेपी के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार को तीसरी मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को दूसरी बार जगह मिली। रिजर्व सीट से आने वाले अजय टम्टा दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं, जो उत्तराखंड से चुने गए 5 सांसदों में अकेला दलित चेहरा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की और अपने 10 साल में ओबीसी दलित को आगे बढ़ाने की बात की। और मोदी सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल में ये साफ दिखा भी है, जहां 72 सांसद ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद अजय टम्टा को मंत्रिमंडल में शामिल करके प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ देवभूमि में भी वही मैसेज दिया। समीकरण को देखते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी यहाँ पर केंद्र में जगह दे करके बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए हासिल की है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में गठन हुआ है, सभी जातियों को समानता से देखते हुए सबको, चाहे पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सभी लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी है। उत्तराखंड में दलित वोटर करीब 19% है। ऐसे में क्या इस कदम का उत्तराखंड में कोई फायदा मिलेगा? एक्सपर्ट मानते हैं कि दलित ओबीसी की सियासत यूपी बिहार में काम आएगी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं। ऐसा ही था तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती, या जो उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल है उसमें तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई इस तरीके की बात है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों की राजनीति होती है, ओबीसी की राजनीति होती है। उत्तराखंड में विशुद्ध रूप से राजपूत समुदाय की राजनीति होती है, ब्राह्मण समुदाय की राजनीति होती है। सांसद अजय टम्टा मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने में कामयाब रहे और बीजेपी की दलित ओबीसी की सियासत में भी मौके पर फिट बैठे और अब मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड का चेहरा होंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के तीसरे कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक फैसले और लिए जाएंगे। तेजी से हम आगे और विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे। भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। कर्मयोगी के रूप में पीएम मोदी का 10 साल का कार्यकाल रहा है। सीएम धामी ने पीएम मोदी और नई कैबिनेट को शुभकामनाएं दी। ये बहुत ऐतिहासिक है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे काल खंड में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। देश के ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो और तेज होंगे। भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनेगा, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा। और एक कर्मयोगी के रूप में जो 10 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का रहा है, उसको पूरे देश ने देखा है। देश उसी गति से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं, उनकी पूरी कैबिनेट को और उनके मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के बाद बीजेपी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होना तय है। ऐसे में टिकट मिलने से लेकर कैबिनेट में स्थान मिलने तक वंचित रह गए उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं और सांसदों की नजर अब इस बदलाव पर टिक गई है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। इस बीच नड्डा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। सितंबर-अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव भी प्रस्तावित हैं। तय है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक अब पूरे संगठन में बदलाव होगा और इसी बदलाव में उत्तराखंड बीजेपी के सीनियर लीडर को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में शामिल कर सकती है। इनमें कैबिनेट में जगह मिलने से चूक गए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत, सांसद अनिल बलूनी, सांसद अजय भट्ट, टिकट मिलने से वंचित रहे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का नाम शुमार हो सकता है। हालांकि अनिल बलूनी पहले से ही राष्ट्रीय संगठन में मीडिया प्रमुख की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और जो भी नेता हैं जो बहुत अनुभवी है हमारे, उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के काम पे लगाया भी जाता है और लगाया भी जाएगा। इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन नेताओं की जो भी भूमिका रहेगी वो पार्टी उस दृष्टि से बहुत अच्छा विचार भी करेगी। देखिए, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जैसे निशंक जी हैं, तीरथ जी हैं, त्रिवेंद्र जी हैं, ये सब लोग राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुके हैं, बड़े दायित्वों पर काम कर चुके हैं। इसी तरह अनिल बलूनी हैं जो ऑलरेडी केंद्र में इस मीडिया के प्रमुख हैं। इसी तरह राज्यों में भी पार्टी संगठन के नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में चुनाव पूर्व ही कार्यकारी के तौर पर नए अध्यक्ष की ताजपोशी भी की जा सकती है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कई प्रदेशों में सांसद, विधायक प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं जो है कि अध्यक्ष तो हैं ही हैं। अब कई लोगों की ये कयासबाजी है कि वो राज्यसभा चले गए हैं तो राज्यसभा जाने के बाद अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सभी लोग जो अध्यक्ष के पद पर या अन्य पदों पर भी हैं। बहरहाल सितंबर-अक्टूबर में बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी के पास सीनियर और अनुभवी नेताओं की लंबी फौज खड़ी हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि सांगठनिक बदलाव में किसकी कहां लॉटरी लगती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड का हाल बेहाल है। बेहद खराब हो चुका है इस रोड का हाल। ये वीडियो लमारी के पास का बताया जा रहा है, जहां पर गाड़ियों को धक्का देकर आगे निकाला जा रहा है। इसी रोड से होकर आदि कैलाश यात्रा गुजरती है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रियों को कैसे जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है। लिपुलेख रोड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इन दिनों आदि कैलाश यात्रा भी चल रही है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके रोड को ठीक नहीं किया गया है। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली के बिलों से जल्द छुटकारा मिलने जा रहा है। साथ ही बढ़ती हुई कीमतों से भी कुछ हद तक राहत मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। फिक्स चार्ज, ग्रीन चार्ज, फ्यूल चार्ज, एडिशनल चार्ज और सरचार्ज जैसे तमाम चार्ज बिजली के बिलों में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सभी चार्जों पर कुछ हद तक प्रदेश के बिजली कंज्यूमर्स को राहत मिलने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अब 1 जुलाई से प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। यानी कि जितनी बिजली की खपत बस उतना ही पैसा कटेगा और रिचार्ज भी मोबाइल में ऐप के जरिए ही हो जाएगा। वहीं विभाग का दावा है कि इस मीटर के लगने से बिजली चोरी की दिक्कतें दूर होंगी। है अब कंज्यूमर को जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके मोबाइल वो ऐप होता है, ऐप में पूरा आ जाएगा जैसे मोबाइल में आता है। आपका इतना पैसा खर्च हो गया है, आपके इतने यूनिट कंज्यूम हो गए, तो कंज्यूमर स्वयं देख करके यूनिट कंजम्पशन कम कर सकता है। अपना बिल अकॉर्डिंगली उसका बिल को कम कर सकता है। जितनी आवश्यकता है उतना चलाएगा। उत्तराखंड में इस समय करीब 28 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, लेकिन पहले चरण में विभाग केवल नगर निगम और नगर पालिका एरिया में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रहा है, जिसके तहत करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की सुविधा मिलेगी। वहीं कंज्यूमर्स का कहना है कि हर बार स्कीम की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली कितना साकार होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ प्रीपेड से यह मतलब है कि हम एडवांस रिचार्ज करा लेंगे और हमारा मीटर चलने लग जाएगा,
लेकिन इसमें प्रीपेड मीटर में खाली यही नहीं है, इसकी बहुत सारी जो और भी है टेक्निकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों का ज्ञान भी उपभोक्ता का होना चाहिए। कई बार उपभोक्ताओं का मीटर चलते चलते बंद हो जाता है, तो उस उपभोक्ताओं के लिए तत्काल सेवा क्या दी जाएगी। आए दिन बिजली बिलों की शिकायत के चलते विभाग के साथ बिजली कंज्यूमर्स को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए जहां विभाग को फायदा होगा, वहीं कंज्यूमर्स को भी लाभ मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं राज्यपाल गुरमीत सिंह सोमवार को नैनीताल में एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे, जहां नैना देवी मंदिर के पास एनसीसी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनी झील में वाटर बोन एक्टिविटी को हरी झंडी दिखाई। एनसीसी कैडेट्स के इस जोश से राज्यपाल भी काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कुमाऊं के 6 कैडेट्स को पुरस्कार भी दिया। उत्तराखंड की जो शक्ति है, जो नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में, जो फौजों के अंदर में, जो नेवी के अंदर में, आर्मी के अंदर में, वो पूरे भारत में बिल्कुल अलग है। मैं एनसीसी के हर एक कैडेट को आज बहुत बहुत शाबाश देना चाहता हूं। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में उन डॉक्टर्स पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया गया है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टर की डिग्री लेने के बाद सरकारी अस्पताल में नियुक्ति होने के बाद भी अपनी ज्वाइनिंग नहीं की। मेडिकल कॉलेज ने बॉन्ड की शर्त का पालन न करने पर अब तक 35 डॉक्टर्स से 7 करोड़ 20 लाख की धनराशि वसूल की है, जबकि 27 ऐसे डॉक्टर्स को नोटिस थमाए गए हैं जिन्होंने धनराशि जमा कराने की जानकारी मांगी, जबकि 50 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें नोटिस थमाकर ये जानकारी मेडिकल कॉलेज ने मांगी है। वर्तमान में अपनी सेवा कहाँ दे रहे हैं या फिर MBBS में PG कर रहे हैं, इनकी जानकारी मांगी गई है। शर्तें थी कि इन्हें जो है अलग अलग वर्ष में अलग अलग शर्तें थी। कुछ वर्ष में शर्त है कि इनको 3 साल बॉन्ड की अवधि करनी है। अब ये कि इनको 5 साल बॉन्ड की अवधि करनी है, और अगर ये बॉन्ड पूरा नहीं करेंगे तो उसमें जो है इनको एक मुश्त 30 लाख रुपये जमा करने होते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग तो दे रहे हैं सेवा। कई लोग, मुझे लगता है कि मोर देन जो है 70% लोग जो सेवाएं दे रहे हैं। जो कि 30% लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी वस्तु स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिले से खबर, जहां पर जौनसार बावर क्षेत्र देवी देवताओं के प्रति अटूट आस्था और अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। कालसी क्षेत्र के बाड़ो गांव में भी अपने कुल देवता के प्रति ऐसे ही दृश्य यहां देखने को मिलते हैं, जहां गांव की 300 से ज्यादा लड़कियों ने शारदा महासु मंदिर में 1.25 किलो चांदी का छत्र भेंट किया, जिसमें सभी ने एक समान पारंपरिक वेश पहनकर देवता से जौनसार बावर के समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसी के साथ गांव में 2 दिवसीय ग्रामोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ग्रामोत्सव वार्षिक सम्मेलनों के आयोजन किए जा रहे हैं। आज यदि मैं बाडो गांव की बात करूं तो बाडो गांव की जो लड़कियां बाहर के गांव में ब्याह रखी है, उन तमाम लड़कियों ने देवता को एक चांदी का 1.25 किलो का एक छत्र भेंट किया है। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। टिहरी में इन दिनों पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जल संसाधन के अधिकारियों का कहना है कि टिहरी डैम में वाटर लेवल काफी डाउन हो गया। हरिद्वार में मॉनसून सीजन में जल भराव होता है। डीएम का कहना है कि 15 करोड़ की लागत से नाला निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने का काम किया जाना है। 15 जून को कैंची धाम के मेले को लेकर नैनीताल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों की बैठक ली है। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत अपनी चुनावी हार के लिए भाग्य को दोष रहे हैं। अल्मोड़ा शहर में आवारा जानवरों से व्यापारी और स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसके चलते नगर पालिका अब जानवरों का गौशाला, बाजपुर और अन्य स्थानों पर भेजने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में बिजली की दरों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ जन संघर्ष मोर्चा ने विकासनगर तहसील का विरोध प्रदर्शन किया है। टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में 30 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें अधिकतर
पुनर्वास, पानी और सड़क से संबंधित थी। अजय टम्टा को मोदी मंत्रण में जगह मिलने पर पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की खुशी मनाई। बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस की समस्याओं के समाधान के लिए एनएसयूआई के छात्र अनिश्चितकाल अनशन पर बैठ गए हैं। और ऋषिकेश में बारिश कम होने के साथ ही भीषण गर्मी से लीची की फसल को नुकसान हुआ।